नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार भी बन गई है। बाकी राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में खास आपने तस्वीर देखी। एक खास बात ये रही कि जहां यहां पर जिस पार्टी या गठबंधन की सरकार रही उससे लंबे समय तक शासन उसने किया है। बीजेपी को अब राज्य में अपने पुराने वादों को पूरा करने के लिए यहाँ पर काम करना होगा। चुनौतियाँ काफ़ी सारी रहेंगी राज्य के लिए। बीजेपी के वादों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और इस कहानी में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी और नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए ये वादे कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला, यानी राज्य तिलक स्तर पर सरकार के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी के सामने बाकी राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल की चुनौती काफ़ी अलग भी हो सकती है। बीजेपी को आमतौर पर हिंदी भाषी इलाके की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में उसे बंगाल संस्कृति के साथ तालमेल बैठाकर अपने चुनावी वादों को पूरा करना होगा। तो वहीं कई जो हैं एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विचारधारा को लेकर होगी। उसके साथ हिंदी पट्टी की एक पहचान जुड़ी है जिसे बांग्ला पहचान के साथ तालमेल बैठाना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन शपथ ली है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन था। पीएम ने रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि रविंद्र जयंती के दिन पश्चिम बंगाल सरकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। उनका मानना है कि भले ही राज्य में नई सरकार का गठन नहीं हुआ था, लेकिन गवर्नर के नेतृत्व में ये काम हो सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया होगा, ये अभी कहना जो है मुश्किल है, लेकिन बंगाल की संस्कृति की समझ के इसी अभाव में ये कार्यक्रम नहीं हुआ और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में बाकी दल बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाते रहे हैं। रविंद्र जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम होते हैं। साथ ही सरकार भी गीत, संगीत, नृत्य और नाटक जैसे कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कराती रही है। वहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी बांग्ला संस्कृति की कोई पहचान नहीं है। वो बंगाल के लिए एक फिलॉसफी है। बीजेपी को अपने सिंबोलिज्म को वास्तविकता में बदलना होगा। बीजेपी के साथ एक और ख़ास बात यह भी है कि उसकी पहचान राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए इस आंदोलन से जुड़ा धार्मिक नारा लगाना भी आम बात है। तो वहीं जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था तो मंच पर भले ही रविंद्र संगीत बज रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नीचे जो लोग मौजूद थे वो धार्मिक नारे लगा रहे थे। ये बांग्ली नारा नहीं है। इस भावना को दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार और अपराध को बड़ा मुद्दा तो बना लिया। राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके शुभेंदु अधिकारी अक्सर टीएमसी के नेताओं पर संगठित अपराध में शामिल होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बीजेपी ने खूब उठाया था। राज्य में साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाले के आरोप लगे थे। करीब 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने करीब 25 शिक्षकों की भर्ती रद्द भी की थी। ऐसे में बीजेपी की सरकार आने के बाद एक स्वच्छ सरकार देना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि खुद शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। वो नारदा स्टिंग वीडियो में काम कराने के एवज में कथित तौर पर पैसे लेते भी देखे गए थे। इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान इस कथित घोटाले का जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार में डूबे रहने के आरोप लगाए थे। उन्होंने एक सभा में आरोप लगाया था कि टीवी कैमरे के सामने रिश्वत ली गई। इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में खुद शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे। देश के पीएम अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाएं तो छोटी बात नहीं है, लेकिन आज
प्रधानमंत्री खुद उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर आए हैं। देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अतुल पाटिल ने गृहमंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू का हिस्सा शेयर किया है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में अमित शाह स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करते हुए भी दिखाई दिए। इंटरव्यू में अमित शाह बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आपने शायद नारदा स्टिंग नहीं देखा। कोर्ट, सीबीआई जांच, इन सारी चीज़ों को साइड में रख दें तो जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हों तो किसी का दोष क्यों निकालना। आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? उन्होंने आगे कहा, नारदा की सीबीआई की जांच का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इसके लिए पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई को दोष क्या दे रहे हैं? इस केस में आप स्पष्ट रूप से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एक इंटरव्यू से जुड़े वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता, और एक खबर के मुताबिक साल 2021 में ईडी ने साल 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगाए थे। तो इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम न होने पर टीएमसी ने सवाल भी खड़े किए थे, उस समय जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके थे। देखिए, साल 1998 से साल 2020 तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की टीएमसी में थे। उस समय बीजेपी ने इस स्टिंग वीडियो का इस्तेमाल टीएमसी को घेरने के लिए किया था। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु का नाम सबसे ऊपर रहने के बाद सोशल मीडिया पर पीएम के उस भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। उसके साथ जो वीडियो वायरल है उसमें शुभेंदु कथित तौर पर अखबार में लिपटी नोटों की गड्डियां लेते नजर आए। और इसी के साथ ही राज्य में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का दबाव भी सरकार पर होगा। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी जमाने में भारत की राजधानी रही कोलकाता में रोजगार के अवसर भी सीमित हो गए हैं और पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी और रोजगार की तलाश में बाकी राज्यों तक जाना होता है। तो वहीं जन कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाना भी बड़ा टास्क अब बीजेपी के लिए होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महिला सुरक्षा को चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। खासकर साल 2024 में कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था और इस मुद्दे को शांत करने के लिए खुद ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा था। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि महिलाओं को रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उनके इस बयान को बीजेपी नेताओं ने काफ़ी तूल दिया और इससे महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की बहुत कोशिश की। लेकिन इन सबके बावजूद भी ममता बनर्जी की बंगाल की जनता के बीच जमीनी पकड़ बहुत कमजोर कभी नहीं हुई। चुनावों में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भले ही 80 सीटें मिली हो, लेकिन उनके साथ अब भी 40% से ज्यादा वोट बैंक बना हुआ है और इसके पीछे राज्य में चल रही जन कल्याण की योजनाओं का बड़ा योगदान माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छा शासन लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। शासन चलाना हो, राज्य में वेलफेयर स्कीम को आगे बढ़ाना हो, ये चुनौती होगी। राज्य में ममता बनर्जी की सरकार लोगों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की कोई ना कोई योजना चला रही थी। अगर बीजेपी जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने में नाकाम होती है तो वो वोटरों की निष्ठा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वहीं अब बीजेपी का शासन कभी भी वेलफेयर मॉडल का शासन नहीं होता है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी राजनीतिक जरूरतों के लिए जन कल्याण की योजनाएं भले चलाती हो, लेकिन खुद पीएम इसे रेवड़ी कल्चर कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान की बात करें तो उसने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ऐसे में उसके सामने पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर आर्थिक तौर पर बड़ी संख्या में पिछड़ी आबादी रहती है, उससे हर किसी को साथ लेकर चलना होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और खासकर गृहमंत्री अमित शाह कई बार घुसपैठ का मुद्दा उठा चुके हैं और ये मूल रूप से बांग्लादेश से बिना दस्तावेज के भारत आने वाले लोगों से जुड़ा मामला है। तो वहीं अमित शाह इस कथित घुसपैठ को न रोक पाने के पीछे राज्य की ममता सरकार को दोषी हमेशा ठहराते रहे। अब ममता बनर्जी साल 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, जबकि केंद्र में मोदी सरकार का शासन साल 2014 में शुरू हुआ था। महुआ कहते हैं कि इस मामले में खास बात यह है कि जो लोग सन 1946 से 47 से अब तक बांग्लादेश छोड़कर पश्चिम बंगाल आए उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। फिर हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर भारत में जो कुछ भी होगा उसकी प्रतिक्रिया पड़ोस के बांग्लादेश में देखने को मिलती है।
यही नहीं, राज्य की ममता सरकार पर बीजेपी अक्सर मुसलमानों के हित में काम करने का आरोप भी लगाती रही है। हालांकि सांप्रदायिक स्तर पर पश्चिम बंगाल में हिंसा की बड़ी घटनाओं का इतिहास नहीं रहा है, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, और उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद की घटना हो, इसके दौरान पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में कुछ एक घटनाएं ज़रूर हुई जिनमें गाड़ियों को जला देना वगैरह ऐसी घटनाएं सामने हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर दंगे कभी नहीं हुए। 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का शासन रहा था, और इससे पहले 1977 से 2000 तक ज्योति बसु, उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2011 तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री रहे, और इसी दौरान राज्य में कभी बड़ा सांप्रदायिक तनाव देखने को नहीं मिला। तो फिर साल 2011 की बात करें तो 11 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इस विशाल आबादी को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, और खासकर पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई, अगर उसे देखा जाए तो आसान नहीं होगा। पिछले साल पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के धुलियान और आसपास के इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, और इस हिंसा में कम से कम 3 लोग मारे गए, और उसके बाद ये लगातार बढ़ता चला गया। यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे दिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसे इसके लिए अपने समर्थकों में नई सोच डालनी होगी। और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा दुर्भाग्य से राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा भी बन गई है। चुनाव के बाद जो भी हिंसा हुई उसमें कम पैमाने पर ही सही, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर रहा है। और चुनाव में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ये सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को हराना बहुत ज़रूरी था, राजनीतिक संन्यास अब हो गया है, और 2021 में नंदीग्राम में हारी और इस बार भी हार गई, ये शुभेंदु कह रहे हैं। 15,000 से अधिक वोटों से उनको खुलकर मुसलमानों ने वोट दिया, और मुझे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया है। ये हिंदुत्व की जीत है, ये बंगाल की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है, शुभेंदु कह रहे हैं। पर अब जब स्थितियां बदल चुकी हैं, शासन ममता बनर्जी का खत्म हो चुका है, तो बड़ी सारी चुनौतियां, दावे, वादे देखना होगा आखिर कब तक पूरे होते हैं, और ज़मीनी स्तर पर जो काम करना है, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी उतरी थी इन चुनावों में, उन्हें कब तक पूरा कर पाती है। और चुनौतियों के साथ सरकार अब आगे तो बढ़ रही है, कितना मुश्किल होगा, कितना लोग साथ में चलेंगे या कितना लोगों को साथ में लेकर के सरकार चलती है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।